हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम लोग कोलवर्क थ्योरी, एरिक्सन थ्योरी कर रहे थे। तो आपको एक पार्ट में जो है कोलवर्क का थ्योरी मिलेगा और यहाँ से हम लोग एरिक्सन का थ्योरी करेंगे। एरिक्सन के जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट है, इसमें क्या है तो इसमें जो है इन्होंने साइकोलॉजी के बारे में बताया है, किस तरह से जो है बच्चों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताया गया है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में किस किस चीज़ों का वो सामना करते हैं, वो सारी चीज़ें एरिक्सन ने बताई है। इसमें इन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बताया है कि 8 ऐसे स्टेजेस आते हैं इंसान के लाइफ में, जो वो जैसे जैसे उसका जो है जन्म होता है और जब तक वो जीवित रहता है तब तक जो है वो चलते रहता है। इसमें एक और खास बात मैं बता दूं एरिक्सन के, तो एरिक्सन की खास बात ये है कि ये बच्चे से जैसे जन्म हुआ है, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक को इंक्लूड किया गया है इनके स्टेज में, और ये स्टेज इनका जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में जो है इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से जो है इंसान की वैज्ञानिक और आप बोल सकते हो कि साइकोलॉजिकल चीजें जो है वो चेंज होती हैं और वो जो है इसमें अपने आप को महसूस करते हैं, क्या क्या कौन कौन स्टेजेस पे जो है कौन कौन सी चीजें इनकी लाइफ में आते रहती हैं और वो किस तरह से जो है फेस करते हैं, वो सारी चीजों को इसमें बताया गया है। तो एरिक्सन ने ये बताया है कि ये चीज़ें जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी के लाइफ में, और ये सभी लोग जो है इसी स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं। तो इनकी थ्योरी का जो है यही सारी खास बातें हैं जो मैं आपको बता रही थी, जिसमें बाल्यकाल और समाज सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये सब कुछ जो है आपको एरिक्सन के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, जहां पे हो सकता है कि आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछे तो आ सकता है। सबसे पहला तो यहाँ देखिएगा एरिक्सन की थ्योरी क्या है, तो मनोसामाजिक है, जिसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं, साइको सोशल बोलते हैं। ये है वैसे वही मन की स्थिति को जानना कि किस एज में जो है बच्चे की मन की स्थिति कैसी रहती है। दूसरा इन्होंने प्रौढ़ों तक यूज किया है, वृद्धावस्था तक यूज किया है। तो ये सिद्धांत काफी अपने आप में यूनिक हो जाता है, क्योंकि हम टीचिंग में एजुकेशन में जो है सिर्फ और सिर्फ किशोरावस्था तक ही पढ़ाई करते हैं। एरिक्सन का जो है सर्वप्रथम इन्होंने 8 स्तरीय 8 स्टेजेस बताया है, और इस सिद्धांत को कब दिया था 1950 में। पुस्तक का क्या नाम था, बाल्यकाल और समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और इस तरह से तो ये सारे आपके जो है मेन पॉइंट है जिससे कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव आने के चांस है। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जो स्टेजेस हैं इनके, इसके बारे में मैं बता दूं, लिखना नहीं है आपको, ये क्रॉस इसलिए किया गया है कि आपको लिखना नहीं है, लेकिन एक बार मैं पढ़कर आपको बताऊंगी जरूर कि एक्चुअली में है क्या, क्योंकि जानना जरूरी है। अगर आपको नॉलेज रहेगा तभी आपको ऑब्जेक्टिव आए तो कर सकते हो, लेकिन ये आता नहीं है वैसे। चलिए इसके बारे में बताओ। एरिक्सन का विचार था कि मनोसामाजिक सिद्धांत विकास में मनुष्य की जैविकीय रूप से स्वरूप प्रदान करता है। यह सभी व्यक्तियों में होता है। इनका कहना है कि ये सभी व्यक्ति जो है इस स्टेज से होकर गुजरते हैं। फ्रायड की भांति एरिक्सन ने भी इस बात पर बल दिया कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी व्यवहार जन्म के बाद न कि जन्म से पहले किस प्रकार प्रभावित होते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु यह है कि मानव के अस्तित्व का विकास कई पूर्व निश्चित अवस्थाएं जो सार्वभौमिक होती है से होकर होता है। अब इसमें क्या है, जिस प्रक्रिया द्वारा ये अवस्थाएं विकसित होती है वह विशेष नियम द्वारा नियंत्रित होती है। इस नियम को पश्चात नियम यानी कि एपिजेनेटिक प्रिंसिपल भी कहा जाता है। बस इतना ही आपको जानना था इसके बारे में, लिखना इसको नहीं है। अब आइए हम ये जानेंगे इसके मेन जो स्टेजेस हैं, अब इसमें क्या बोला जा रहा है। ऐसे ये पिक्चर में आपको एक जगह पे समझा दिया गया है। इसमें ए स्टेज में ईयर भी लिखा हुआ है, और इसमें जो है आपको बताया गया है किस एज में जो है किस तरह से बच्चों के मन की स्थिति जो है वो चलती है, वो बताया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए कि एरिक्सन का इंग्लिश से हिंदी दोनों में मिल जाएगा। 18 महीने तक के बच्चे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट उनके अंदर होता है। 18 महीने से 3 साल में होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम डाउट, स्वायत्ता एंड बनाम शर्म। फिर है 3 से 5 साल के बच्चों में होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 5 से 13 में होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। 13 से 21 में होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। 21 से 39 में होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और 40 से 65 में होता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। फिर 65 से आप लोग का जब तक जीवित रहते हैं तब तक रहता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। अब इसमें से ये क्या क्या है वो सारी चीजें मैं आगे आपको डील करके समझाऊंगी, लेकिन यही 8 स्टेजेस हैं एरिक्सन के, जिससे इनके अनुसार
हर एक इंसान जो है अपनी लाइफ में अपने मन की स्थिति यानी कि उसके अंदर जो है ये सारी चीजें चलती रहती है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। आइए अब एक एक करके हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, एक्चुअली मैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना ही रही थी, तब तक ये हाफ में ये वीडियो जो है स्टॉप हो गया, इसलिए आज लेट भी हुआ आप लोगों को देने में। तो ये सब में टिक लगा हुआ है, ये यहाँ तक जो है वीडियो सारा बन चुका था। चलिए कोई बात नहीं, इसे फिर से ट्राई करके आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ, क्योंकि आज देना आप लोगों के लिए जरूरी था। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, होता है, टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं, यही बात है। क्लासरूम का जो होता है क्लास लेना और ये टेक्निकल में यही सारे प्रॉब्लम होते हैं, नो इशू। चलिए इसमें आप देखिए, इसमें सबसे पहला हमने क्या बताया था, विश्वास बनाम अविश्वास, दैट मीन्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप खुद से एकदम इमेजिन करके सोचिएगा, एकदम बच्चे के एज से आप सोचिएगा। बच्चा जब छोटा रहता है, तब वो जन्म जब लेता है, तब उस समय वो किस तरह से देखता है, वो सबको जो है एकदम स्ट्रेंजर की तरह देखता है, किसी को पहचानता नहीं है। तो उस समय उस बच्चे में क्या होगा, जाहिर सी बात है विश्वास पनपेगा या अविश्वास पनपेगा। दो में से कोई एक चीज होगी, या तो विश्वास होगा या तो अविश्वास होगा। तो विश्वास कैसे होगा, जब उसके जो केयर टेकर है, जो उसके पेरेंट्स है, जो उसकी देखभाल करने वाले लोग हैं, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे, तो उसको उनमें विश्वास होगा और साथ ही अपने आप में भी विश्वास होगा, अपने आप में भी उसको जो है ट्रस्ट बढ़ेगा। यह अवस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु की होती है। 1 से 1.5 साल लिखिएगा, 1 नहीं होता, 1.5 साल तक होता है, 18 महीने तक होता है ये। यह फ्रायड द्वारा, ये छोड़िए, इनका नहीं है हमें। दूसरों तथा अपनों में विश्वास या आस्था की भावना का विकास, मतलब कि हम जिसके साथ रह रहे हैं उस पर ट्रस्ट। अगर वही उसके साथ, ये सोचिए कि अगर वो सही तरीके से उसका देखभाल नहीं करता है, कुछ उसके साथ वैसे मिसबिहेव होता है, क्योंकि उसको तो ट्रस्ट करना है, तो वहां पे उसका मिसट्रस्ट जो है जन्म ले लेता है। दूसरों तथा अपने में विश्वास या आस्था की भावना का विकास होता है। इस भावना का विकास बच्चों में माता पिता द्वारा उत्तम देखरेख के परिणाम स्वरूप होता है। जो बच्चों के साथ रहते हैं वो किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं, ये इससे जो है ये चीजें आप ये भी देख सकते हैं कि ये सबसे रूट पॉइंट है, जड़ है। अगर ये वीक होता है तो आगे जाके बच्चे की पर्सनालिटी वीक होने लगती है। तो यहाँ पे इसमें विश्वास जन्म लेता है, जैसे लोग इसके साथ बिहेव करते हैं वैसे चीजें इसके अंदर डेवलप होती है। और खास करके ये जो चीजें हैं माता पिता के थ्रू होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चा इस समय में अपने माता पिता के साथ ही रहता है। दूसरों के प्रति आस्था के साथ साथ बच्चे में यह भी विश्वास पैदा हो जाता है कि उनके शरीर के अंग जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। उनमें तो विश्वास होता ही है, साथ में अपने ऊपर भी उसको विश्वास होता है, क्योंकि उसको पता है कि वो नॉर्मल है और उसकी जो बायोलॉजिकल चीजें, दैट मीन्स की जो फिजिकल चीजें हैं वो सही है और सही तरीके से काम कर रही है। ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलता है। हो सकता है वो बोले नहीं, लेकिन ये सारी चीजें चलती है। बच्चों में स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण की नींव पड़ती है, यही जड़ होता है, तो यही से नींव जो है वो पड़ती है। कई बार कई कारणों से माताएं उत्तम देखरेख नहीं कर पाती, जिससे बच्चों में अविश्वास पैदा होता है। जैसे कि इसके जो देखभाल करने वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से अगर देखभाल ना करें तो उस बच्चे में जो है अविश्वास पैदा हो जाता है। अविश्वास के कारण बच्चा दूसरों से डर, संदेह एवं आशंकाएं जो है वो आदि विकसित कर लेता है। उसके अंदर क्या क्या विकसित हो जाता है, डर विकसित हो जाता है, संदेह अपने ऊपर जो है उसको डाउट विकसित हो जाता है, और वो अपने ऊपर जो है उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ये सारी चीजें उसमें डेवलप हो जाती है, जिससे अस्वस्थ व्यक्तित्व का जन्म होता है, जिससे उसका जो पर्सनालिटी होती है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई रहती है। तो ये फर्स्ट स्टेज में या तो विश्वास होगा या तो अविश्वास होगा बच्चे के अंदर। दूसरा है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता और संदेह, मतलब ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। देखिए ये जो एज होता है ना, इसमें बच्चा जो है क्या करता है, इसमें बच्चा जो है सेल्फ डिपेंडेंट होने लगता है। ये जो एज होता है वो 18 महीने से लेकर के 3 साल तक का होता है। इसमें जो स्पेशली इसमें जो चीजें बात होती है वो होता है वॉशरूम को लेकर के, खुद से जो है अपना काम थोड़ा सा डिपेंडेंट बनना। तो वो सारी चीजें सेल्फ कंट्रोल
कंट्रोल रखना, जैसे बच्चों का ये आदत होता है कि वो बेड पे टॉयलेट कर देते हैं, तो ये सब जो है सेल्फ कंट्रोल उन लोगों को यहाँ पे डेवलप होना होता है। अगर डेवलप हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, खुद से वॉशरूम जाने लगते हैं, ये सारी चीजें होती है, तो उनमें ऑटोनॉमी आती है। ऑटोनॉमी मतलब कि डिपेंडेंट बनना, ऑटोनॉमी मतलब अपने काम खुद से करना, तो डिपेंडेंट बनते हैं, तो वो ऑटोनॉमी आती है अगर अपना काम खुद से करते हैं। वही जस्ट उल्टा हो जाए, समझ लीजिए कि वो बेड पे जो है टॉयलेट कर दे रहा है, खुद से जो है वॉशरूम नहीं जा पा रहा है, उसको अभी भी उसको सहायता की जरूरत पड़ रही है, तो क्या होगा, तो उसमें लज्जाशीलता आएगी, शेम होगा, डाउट होगा, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा बच्चा। और साथ ही साथ एक और बात बताओ कि आसपास में जो रहने वाले लोग रहते हैं वो भी बोलते हैं अच्छा अभी तक ये ऐसा कर रहा है, इतना एज हो गया तो कर रहा है, तो सामने वाले की बातों से और ज्यादा जो है बच्चा डिसहार्टेंड हो जाता है, निराश हो जाता है और उससे शर्म आती है, ये डेवलप होता है। तो दो में से एक चीज डेवलप होगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, लेकिन डेवलप तो कोई ना कोई होगा। तो यहाँ देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया है जब बच्चा आस्था या विश्वास का भाव विकसित कर लेता है तो उसमें स्वतंत्रता यानी ऑटोनॉमी एंड आत्मनियंत्रण जैसे शील गुण एक दूसरी अवस्था में पैदा हो जाते हैं। जब उसमें विश्वास डेवलप हो गया, मान लीजिए विश्वास नहीं भी डेवलप हुआ तो भी ऑटोनॉमी आने के चांसेस रहते हैं। एरिक्सन ने यह बताया है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टेज में बच्चा फेल होता है तो दूसरे में भी फेल होगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि दूसरे में वो पास हो, दूसरे में सक्सेसफुल हो। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जब बच्चा पहला स्टेज पार करता है तो दूसरे स्टेज में सेल्फ कंट्रोल की जो बातें आती हैं, खुद से वॉशरूम जाने की बात आती है, डिपेंडेंट बनने की बात आती है, तो यहां से स्टार्ट होता है। अगर हो जाता है तो वो ऑटोनॉमी की अवस्था में रहता है, कॉन्फिडेंट फील करता है, स्वतंत्र फील करता है। अगर नहीं होता है तो शेम एंड डाउट उसमें जो है डेवलप हो जाता है। बच्चा अपने नए गति कौशलों से बहुत प्रोत्साहित रहता है। जैसे कि हो जाता है, अगर वो खुद से डिपेंडेंट हो जाता है तो जाहिर सी बात है एक्साइटेड रहेगा कि अरे ठीक है चलो, जिस चीज के लिए इसके पहले वाले स्टेज से तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट था ना, वॉशरूम के लिए किसी भी चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट था। अब वो धीरे धीरे अगर डिपेंडेंट बन रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, तो आप भी सोचिए उसमें तो एक्साइटमेंट रहेगा ही, तो वो एक्साइटमेंट उसमें रहता है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा स्टेज कौन सा होता है? तीसरा स्टेज होता है पहल और शक्ति बनाम दोषिता। देखिए आप एक काम करते हैं, बनाम मतलब यहाँ पे वर्सेस से है, आप हर एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट कीजिएगा। देखिए पहले में विश्वास आया, दूसरे में बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है, तीसरे में क्या होता है, तीसरे में दूसरों की हेल्प करने के लिए इनिशिएट करता है, मतलब पहल करता है। जैसे कि मान लीजिए उसको हेल्प करना है किसी से, जैसे किसी को हेल्प की जरूरत है और बच्चे को तो नहीं बोलेंगे उस समय कोई, लेकिन ये खुद से बोलेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं, उसको खुशी होती है उस समय कि मैं अब पहले मैं जिनसे हेल्प लेता था अब मैं उनकी हेल्प करने के लिए सक्षम हूं, तो वो दूसरों को हेल्प करने के लिए इनिशिएट करता है। अगर वो पहल करता है और उनका काम कर देता है तो जाहिर सी बात है उसमें खुशी होगी और वो कॉन्फिडेंट फील करेगा। लेकिन अगर बाय द वे नहीं कर पाता है तो क्या होता है, गिल्ट की भावना उसमें जन्म लेती है। उसे ऐसा लगता है कि आज तक इन लोगों को ये लोग मेरी हेल्प कर रहे थे लेकिन मैं अभी भी इन लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा हूं। यह अवस्था लगभग 4 से 6 वर्ष तक होती है। या फिर इसमें क्या होता है, बच्चों को दूसरे के कार्य में आनंद आता है, बच्चों की सामाजिक दुनिया उन्हें सक्रियता एवं पहल शक्ति दिखलाने की चुनौती प्रदान करती है। बच्चे घर के बाहर के वातावरण के बच्चों के साथ सामाजिक खेलकूद में भाग लेना पसंद करने लगते हैं, क्योंकि बच्चों की भाषा एवं पेशीय कौशलों का विकास इस अवस्था तक हो चुका होता है। तो इस तरह से जो है वो हेल्प करते हैं। बच्चे इस अवस्था में पहली बार महसूस करते हैं कि उनकी गिनती भी एक आदमी के रूप में की जाती है तथा उनकी जिंदगी का भी एक उद्देश्य है। तो यहां से जो है वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और दूसरों की हेल्प करने लगते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको गिल्ट होता है। नहीं हेल्प करने का रीजन बहुत सारा हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि फिजिकली एबल ना हो, दूसरा ये हो सकता है कि वो काम ना कर पा रहे हो जैसे कि बाकी बच्चे कर लेते हो, तो ये रीजन की वजह से भी उनमें गिल्ट की भावना पैदा होती है, खुद को दोषी समझने लगते हैं।
चौथा क्या है? चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। सबसे पहले तो इस बच्चों का एज देखिए, इसमें बच्चे जो है 6 से स्टार्ट होता है, 11 से 12 साल तक के बच्चे आते हैं इसमें बच्चे जो है स्कूल गोइंग हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो उनमें थोड़ा सा आप बोलिए तो अपने आप को प्रूव करने का जो है चीज होने लगता है, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने टीचर्स के बीच में रहते हैं, तो उनको अप्रिशिएशन चाहिए होता है, हार्डवर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं। जब परिश्रम करते हैं तो उन्हें अप्रिशिएशन मिलता है स्कूल में जितने टीचर्स होते हैं उनके फेवरेट बन जाते हैं, वो तारीफ करते हैं, हाँ वेरी गुड, अच्छा बच्चा है, इस तरह से। फिर घर में आते हैं तो घर के लोग करते हैं, पड़ोसी करते हैं, तो ये सारी चीजों से एप्रिशिएशन जितना मिलता है वो उतना ज्यादा जो है परिश्रम करते हैं और ज्यादा हार्डवर्क करते हैं उस चीज को बनाए रखने के लिए। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है परिश्रम करना, और परिश्रम करते हैं तो एप्रिशिएशन मिलता है, एप्रिशिएशन मिलता है तो और परिश्रम करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि 6 से 12 साल के बच्चे स्कूल गोइंग हो गए हैं, लेकिन वो परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं, जो टीचर बोल रहे हैं उतना वो नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? उल्टा होगा, टीचर्स भी उनको डांटेंगे, घर में भी सब लोग डांटेंगे, फिर उसके बाद आसपास के लोग भी बोलेंगे कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है, तो उससे उनमें क्या है, इंफीरियोरिटी पैदा होगी, वो अपने आप को हीन समझेंगे, अपने आप को नीचे देखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, उनमें डेवलपमेंट ये चीजों का हो जाता है, और वो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट, अपने आप को हीन, अपने आप को यूजलेस समझने लगते हैं। ये सारी चीजें जो है इस स्टेज में होता है। इस अवस्था में पहली बार बच्चे औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से संस्कृति के बारे में कौशलों को सीखता है, यानी कि वो स्कूल में जाकर के शिक्षा लेना स्टार्ट करता है। इस अवस्था में बच्चों का संबंध निगमनात्मक, तर्कना, आत्मानुशासन तथा अनुमोदित नियमों के अनुरूप अपना संबंध साथियों के साथ बनाए रखने की क्षमता से अधिक होता है। जब बच्चे स्कूल में अपनी संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सफलतापूर्वक सीखते हैं तो उनमें परिश्रम का भाव उत्पन्न होता है। जितना ही वो सीखते हैं, जितना ही उनको सिखाया जाता है और वो मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और सीखते हैं, उतना ही उसको एप्रिशिएशन मिलता है और उनमें और ज्यादा परिश्रम करने की भावना उत्पन्न होती है। तो ये हुआ चौथा। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहां से अगर बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, चेंजेस नहीं आए, तो आगे जाकर के प्रॉब्लम हो जाती है, आगे और नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए उनमें थोड़ा सा ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है और फिर वो नहीं कर पाते हैं। ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। मनोसामाजिक विकास की पांचवी अवस्था बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें क्या होता है, यह अवस्था जो है 12 वर्ष से लेकर 19 या 20 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में निम्नलिखित गुणों का विकास होता है। इसमें कहा कौन कौन से एज तक होते हैं? ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, मतलब की अवस्था 12 वर्ष से स्टार्ट होती है, 19 से 20 साल तक की रहती है। इसमें बच्चे का क्या होता है, आइडेंटिटी डेवलप होता है। ये किशोरावस्था की अवस्था, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से जो है उनका जो अपनी पहचान बनाने की जो चीज होती है ना, बच्चों में इस एज में बहुत ज्यादा होते हैं। अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं। जो बना लेते हैं उनका तो सही है, उनकी पहचान बन जाती है। जो नहीं बना पाते हैं वो अपने रोल में कंफ्यूज होके रह जाते हैं। उनको ये नहीं पता रहता है कि उनका एक्चुअल में रोल क्या है, वो क्या कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस अवस्था में किशोरों के बीच अहम पहचान का भाव, धनात्मक मनोसामाजिक पहलू यानी पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तथा भूमिका संभ्रांति यानी रोल कंफ्यूजन, या जिसे पहचान संभ्रांति भी कहा जाता है, एक ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू के रूप में विकसित होता है। तो इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो पॉजिटिव में यही होगा कि उनकी आइडेंटिटी बनती है, और नेगेटिव में देखें तो यही होगा कि उनको अपने रोल का, अभी तक उनको अपनी पहचान का पता नहीं रहता है कि एक्चुअली में वो क्या है या क्या करने वाले हैं। इस अवस्था में किशोर अपनी आत्म पहचान बनाए रखने का प्रयास करते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पहचान से अभिप्राय कि व्यक्ति अपने संसार के संबंध में स्वयं को किस प्रकार देखते हैं, यह जीवन के संदर्भ में स्वयं का बोध या व्यक्तित्व है। तो ये इस तरह से आइडेंटिटी का मतलब इसमें निकलता है। तो ये पांचवा स्टेज हुआ। ये छठा स्टेज को देखेंगे, घनिष्ठ बनाम विलगन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यह छठी अवस्था 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु तक होती है।
ये 20 से लेकर 30 साल तक होती है। इसमें क्या होता है, इंटीमेसी होता है और या फिर आइसोलेशन होता है। मतलब कि आप किसी के या तो बहुत ही क्लोज होते हैं या फिर आप सबसे जो है अकेले हो जाते हैं और आपको अकेलापन महसूस होता है। ये कैसे होता है, देखिए इस एज में क्या होता है कि आप जो है अपनी पहचान तो बना चुके रहते हो, लेकिन अब आपको जरूरत पड़ती है किसी साथी की, किसी पार्टनर की, जिससे कि आप अपनी बातें शेयर कर पाओ और आप क्लोज रिलेशन में जा पाओ। तो इसमें जो है वो जरूरत पड़ती है और इसीलिए इसमें जो है आपका फैमिली, आप अपना फैमिली स्टार्ट करते हो। इस एज में जो है फैमिली स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद अपनी फैमिली को आगे उनका देखभाल करने के बारे में सोचते हो और उसके बाद उनमें आप लग जाते हो। तो ये चीजें होती है। तो ये चीजें अगर हुई तो इंटीमेसी होती है। दैट मीन्स कि आप घनिष्ठ रूप से किसी के करीब जाते हो, क्लोज जाते हो और अपने प्रॉब्लम शेयर कर पाते हो। और आइसोलेशन दैट मीन्स कि आप अकेला हो जाते हो, आपके साथ कोई नहीं रहता है, आप बहुत ही अकेला फील करते हो, अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो। तो इस एज में यही चीजें होती हैं। 7 देखते हैं। 7th, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे इसके पहले वाले स्टेज में क्या हुआ, आपने अपनी फैमिली बना ली। अब आपने अपनी फैमिली बनाई है तो जाहिर सी बात है कि उसकी पालन पोषण के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये एज जो होता है 30 से 65 साल तक होता है। आपने उस 30 साल तक एज में पालन पोषण किया। अब क्या है, अब आपको क्या लग रहा है, अब आपको लग रहा है कि आपके आने वाला जो जनरेशन है वो आपकी जगह लेने वाला है। तो आप ये सोचते हैं कि उनका डेवलपमेंट जो है, उनका विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से हो, बहुत एप्रोप्रिएट वे में हो, और उनके बारे में आप सोचते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं और उनको जो है अच्छे से अच्छा गाइड करना या अच्छे से अच्छा जो है लाइफ देने के बारे में आप सोचते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति जन्नात्मकता का भाव उत्पन्न होता है। जन्नात्मकता से अभिप्राय है व्यक्ति द्वारा अपनी अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा साथ ही साथ उस समाज के लिए जिसमें वे लोग रहेंगे को उन्नत बनाने की चिंता से होता है। तो वही है, अपने आगे आने वाले जनरेशन को, अपनी आने वाली फैमिली को जो है वो अच्छे से अच्छा लाइफ दे पाए, इस बारे में चिंता होती है और इसी बारे में ये लोग लगे रहते हैं इस स्टेज में 30 से 65 साल में। मान लीजिए अगर दे देते हैं वैसा तो दैट मीन्स कि वो जनरेट होंगे कि यस मैंने दिया है, मैंने किया है। अगर नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है, इसके जस्ट उल्टा वाला जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, वो स्टैग्नेंट में आता है स्थिरता। दैट मीन्स कि उनका जो प्रोग्रेस है जहां का तहां वहीं रुक जाता है और वो दूसरों के बारे में ना सोच करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उन्हें ये लगता है कि जो वो कर रहे हैं उनके लिए तो सफिशियंट है, बाकी लोग जाए भाड़ में, जिनका जो होगा वो अपना देखेगा, मैं क्यों करूं उसके लिए। तो वो लोग सेल्फिश होते हैं, स्टैग्नेंट होते हैं, उनका प्रोग्रेस भी वहीं पे रुक जाता है। 8 नंबर आइए। 8 नंबर में क्या है, अहम संपूर्णता बनाम निराशा, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था है जो कि परिपक्वता की अवस्था है। इसको मैच्योरिटी का एज भी बोला जाता है। यह 65 साल से जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें रिकॉल होता है। क्या रिकॉल होता है, हम जो अपनी लाइफ को पूरा जी करके आए हैं हम उसी को याद करते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि हमने कहाँ गलती की, कहाँ हमसे मिस्टेक हुई और कहाँ जो है हम इसको सही करना चाहिए था। मतलब अपनी हर चीज को जो है वो याद करते हैं। अगर आप अपने घर में भी आपके दादा दादी हों तो आप देखेंगे कि वो अपनी पुरानी बातों को करने में उनको बहुत अच्छा लगता है। वो ये हमेशा बताते रहते हैं कि मैं जब इस एज में था तो ये करता था, मैं जब इस एज में था तो ये करता था। इस तरह से वो हमेशा बताते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस स्टेज में लोग करते हैं और ईगो इंटीग्रिटी और वर्सेस डिस्पेयर का नाम दिया जाता है। अगर वो ऐसा कर लेते हैं, अगर ऐसा वो करते हैं तो वो कैसा फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करते हैं कि हाँ चलो मैंने अपनी फैमिली को जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब ये कब होगा उनको सेटिस्फैक्शन, जब वो रिकॉल करेंगे मेमोरी और वो जहां हैं अभी और जिस स्टेज में अभी हैं वो उसमें वो सेटिस्फाइड हैं और उनको ये लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और जो उनकी फैमिली जहां पर है, जैसे कि उनके बच्चे हैं तो वो सही जगह पर हैं, वो सही काम कर रहे हैं, वो सब सक्सेसफुल हैं, सेटल हैं, वो जो है अपनी जो उनकी प्रौढ़ावस्था है उसको अच्छी तरीके से वो जी रहे हैं, तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ
हाँ जो उन्होंने किया सही है। अगर बाय द वे सोचिए कि जस्ट उल्टा हो इसका, तो मतलब वो जहां हैं वहां पे वो सेटिस्फाइड नहीं है जिस एज में है, और साथ ही उनके ना बच्चे सेटल हैं, ना ही उनकी फैमिली है, ना ही कुछ भी सेटल नहीं है, तो उनको ये पीछे की जब सोचेंगे तो उनको लगेगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की, क्या क्या उनको नहीं करना चाहिए, तो उनके अंदर क्या आएगा, निराशा। तो उनके अंदर वो डिस्पेयर आता है, निराशा आती है। तो यही है 8th, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो लोग हैं अपनी एज के बारे में, अपने बीते दिनों के बारे में और उनकी सफलताओं और असफलताओं के बारे में सोचते हैं। ये एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में इसमें कुछ नया चीज नहीं होता है, वही पुरानी चीजों को रिकॉल किया जाता है। और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो ईगो इंटीग्रिटी उनके अंदर आता है, अहम संपूर्णता आता है, अगर नहीं होता है तो निराशा आती है। तो ये 8 स्टेजेस एरिक्सन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये इसी तरह से लिखना है, नोट्स बनाने हैं। मटेरियल दिया जा रहा है, अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए, इसी से आप लर्न कीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बनाइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके लिखने का हैबिट होगा, आपको खुद पता चलेगा कि नोट्स बनाते टाइम में कैसे क्या क्या करना होता है। अगर बाय द वे आप कुछ मिस कर जाओगे अब एग्जाम में तो भी आप उसको कवर कर लोगे, क्योंकि आपको आदत रहेगी लिखने की, और आदत नहीं रहेगी लिखने की तो फिर तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। अब आइए एरिक्सन के सिद्धांत और गुणों को देखें कि इसके गुण क्या क्या है। तो ये एक्चुअली में एरिक्सन की थ्योरी काफी सक्सेसफुल थ्योरी है। इसमें जो है रियली में अगर बोला जाए तो ये इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हर कोई जो है अपने आप को कनेक्ट करता है, और किस किस स्टेज में क्या क्या चीजें होती है बिल्कुल सही तरीके से दिया हुआ है। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी हुई है, इसके अवगुण भी है, वो भी हम देखेंगे। इस सिद्धांत के विकास में व्यक्तित्व के विकास एवं संगठन की व्याख्या करने के लिए समाज एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिकाओं पर समान रूप से बल डाला गया है। पूरी तरह से एक इंसान की पर्सनालिटी, उसके लाइफ जीवन को जो है बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। एरिक्सन ने सिद्धांत को में किशोरावस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना है। एरिक्सन ने यह बताया है कि जो एडोलेसेंस का एज है, जिसमें आइडेंटिटी जो फॉर्मेशन वाला एज है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसके पहले अगर कुछ भी मिस्टेक हो रहा है, इंसान अनसक्सेसफुल हो रहा है तो चल जाता है, यहाँ पर आकर कवर कर सकता है, लेकिन अगर इसमें मिस्टेक होता है तो आगे कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि किसी एक अवस्था में असफल होने पर दूसरी अवस्था में भी असफलता होगी, यह आवश्यक नहीं है। एरिक्सन के सिद्धांत में जन्म से लेकर मृत्यु तक की मनोसामाजिक घटनाओं को व्यक्तित्व के विकास एवं समन्वय की व्याख्या में शामिल किया गया है, जो अपने आप में एक विशिष्टता है। ये इसमें बताया गया है एरिक्सन के थ्योरी में। अब आइए इसके अवगुण देखते हैं। एरिक्सन ने आवश्यकता से अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। मतलब आलोचना जो कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से एरिक्सन ने कहा है कि अगर एक स्टेज में फेल हो गए तो दूसरे स्टेज में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि एक स्टेज जो है दूसरे स्टेज से जुड़ा हुआ है। तो अगर बच्चा एक स्टेज से निकल करके दूसरे स्टेज में घुसता है तो उसका पहले स्टेज का इम्पैक्ट, निगेटिविटी तो उसके दिमाग में रहेगा ही ना, वो तो दिखेगा ही। तो मतलब सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं और अनसक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि एरिक्सन जो है ओवर पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, इसमें ज्यादा चांसेस अनसक्सेस होने का है कि अगर एक स्टेज में अनसक्सेस हुआ तो दूसरे में भी चांसेस अनसक्सेस का है, लेकिन एरिक्सन के अनुसार वो सक्सेस हो सकता है। इस बात की आलोचना की गई है। कुछ आलोचकों के अनुसार एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत का सरलीकरण ही किया है और कुछ नहीं। कुछ ने ये बोला है कि फ्रायड ने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, जो थ्योरी दी है, उसी को जो है इजी रूप में एरिक्सन ने अपने थ्योरी में बता दिया। दैट मीन्स कि कॉपी किया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि एरिक्सन के सिद्धांत में जितने तथ्य उपकल्पनाएं की व्याख्या की गई है उनका कोई प्रयोगात्मक समर्थन भी नहीं है। जो उनके सारे तथ्य तथा संप्रत्यय उनके व्यक्तिगत प्रेक्षणों पर आधारित है, जो कि बहुत आत्मनिष्ठ है। कुछ ने ये बोला है कि ये जो बातें ये बोले हैं एरिक्सन ने, ये सिर्फ इनके दिमाग का उपज है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इनका सिर्फ पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इसमें इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इस तरह से जो है इनके आप बोल सकते हो इनका जो है आलोचना की गई है, इनके थ्योरी का।
अभी और है। कुछ आलोचकों का एरिक्सन का यह कथन है कि बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करके ही उत्तम। कुछ ने यह भी बोला है कि हमेशा जो है सामाजिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो इसमें भी बदलाव आता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इन सारी चीजों से गुजरते हुए भी लास्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इनकी थ्योरी जो है वहां पर लागू नहीं होती है। फिर उसके बाद है शुल्ज ने बोला है कि अंतिम मनोसामाजिक अवस्था की व्यवस्था, जिन्होंने ये लास्ट में जो इन्होंने बताया है, जो अवस्था बताई है, वो जो है गलत है, क्योंकि उसमें जो है इनकम्प्लीट बताया। उसमें जितना बताया है कि सेटिस्फाइड होते हैं, उतना सेटिस्फैक्शन जो है नहीं मिलता है, क्योंकि इंसान की इच्छाएं जो है कम नहीं होती है, वो उसका अंत नहीं है, तो वो कभी भी अपने कामों से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, तो इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो एरिक्सन की थ्योरी यहां पर आपकी कंप्लीट, इसका नोट्स कंप्लीटली अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग। अब आइए देखते हैं बालक के सामाजिक विकास या सामाजिकरण में परिवार की भूमिका। इसमें ज्यादा कुछ देखने वाला समझने वाला नहीं है, आपको लिखना उतना ही है। VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। देखिए, इसमें बोला जाए तो बच्चे के लिए उसका घर जो है वो क्या होता है, उसका घर जो है उसके लिए सबसे पहला स्कूल होता है, जहां से वो सीखता है। उसमें क्या सीखेगा, वो अपने अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से सीखेगा। वो जिस तरह से प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, समझदारी दिखाते हैं, नम्रता है, निस्वार्थ है, विश्वास है, उनके जितने अनुभव हैं, वो सारी चीजें जो है अपने घर से वो सीखता है। तो घर जो है उनका, किसी का भी जो परिवार है, उससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये एक्सप्लेनेशन है, आगे हमने पॉइंट में भी आपको दिया है, ताकि पॉइंट में जल्दी याद होता है, इसीलिए। तो देखिए, पॉइंट यहां से स्टार्ट है। माता पिता की अभिवृत्तियों का बालक के सामाजिक विकास पे प्रभाव, मतलब कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो क्या आता है, पेरेंट्स के एटीट्यूड्स का, पेरेंट्स के बिहेवियर का। पेरेंट्स जैसे व्यवहार करते हैं, माता पिता जैसा बिहेव करते हैं, वैसा बच्चों पे ज्यादा इंपैक्ट आता है, ज्यादा बच्चों पे जो है असर होता है। बच्चे वही चीज सीखते हैं। अगर पेरेंट्स किसी से ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा भी उसी तरह से सीखेगा, वो भी उसी तरह से आगे अपनी लाइफ में करेगा। तो पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों के ऊपर काफी इंपैक्ट डालता है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा किया हुआ है, आप चाहें तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स जरूर लिखेंगे। दूसरा है परिवार का सामाजिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर। किसी भी फैमिली का जो है सोशल और इकोनॉमिक जो है स्टेटस होता है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है किस पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे। अगर उसका आर्थिक स्थिति उसके घर की अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली उसका असर, उसके मानसिक शारीरिक असर जो है उस बच्चे पे पड़ेगा ही, तो विकास उसका तो रुकेगा ही, ये चीज तो होती ही है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है माता पिता का व्यवसाय। अगर दोनों माता एंड पिता दोनों जो है काम करने में लगे हैं, और कौन सा काम है उनका, उसका भी इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आता है। माता का तो हर किसी को पता है कि अगर माता कहीं बाहर में काम करती है, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे जाहिर सी बात है दिखता है, उसको देखभाल करने वाला का कोई नहीं होता है। पिता अगर काम करता है, तो उसका व्यवसाय क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसका इंपैक्ट बच्चों पे पड़ता है। उसके ऑक्यूपेशन का इंपैक्ट जो है बच्चों के पालन पोषण पे पड़ता है। इस तरह से उनके विकास को प्रभावित करता है पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन। माता पिता का बच्चों के प्रति पक्षपात, ये बहुत ज्यादा होता भी है हर फैमिली में, कि पेरेंट्स जो है कुछ बच्चों को लेकर के बायस्ड होते हैं, और इससे क्या है कि दूसरा जो बच्चा होता है वो सारी चीजें देख करके उसे सही नहीं लगता है, और फिर वो अपने पेरेंट्स से अलग होने लगता है, दूर होने लगता है। तो पक्षपात अगर पेरेंट्स करते हैं या सभी बच्चों को एक समान तरीके से उसके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं, और ये भी बच्चे के डेवलपमेंट पे असर डालता है। बच्चे का जन्म क्रम, मतलब हो जाता है कि बच्चे का जो है 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे या 3 नंबर पे, क्योंकि ऐसा जनरली हमारी सोसाइटी में तो स्पेशली देखा गया है कि जो बड़े बच्चे होते हैं, जो पहले नंबर के बच्चे होते हैं, उन पे पेरेंट्स ज्यादा भरोसा दिखा पाते हैं, ज्यादा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ज्यादा की पूछ होती है। तो इससे जो बाकी के जो बच्चे होते हैं, उनको वो अपने आप को जो है तिरस्कृत महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, और ये सारी चीजों का इम्पैक्ट उनके ऊपर और पेरेंट्स उनके डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है।
6 क्या है? 6 है भाई बहनों के आपसी संबंध। अब भाई बहन का जो सिबलिंग्स के जो रिलेशंस होते हैं उसका इम्पैक्ट भी बच्चों के ऊपर पड़ता है। अगर उनके एज में जो है डिफरेंस कम है तो जाहिर सी बात है सेम एज के हैं तो वो एक दूसरे की बातों को समझेंगे, एक दूसरे के सोच को समझेंगे। लेकिन एज में ज़्यादा डिफरेंस होता है तो फिर उसके बाद वहाँ से आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट ये सब स्टार्ट हो जाता है। इससे भी बच्चों के विकास पे असर पड़ता है। परिवार का आकार, फैमिली साइज, अगर ये जॉइंट फैमिली में है तो भी जॉइंट फैमिली में हर एक बच्चे के विकास पे ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिए पाया जाता है बिकॉज ऑफ फैमिली मेंबर। और अगर न्यूट्रल में है तो भी उनको बोला जाए कि अगर पेरेंट्स उन पे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने काम की वजह से तो भी उनके विकास का असर पड़ता है। तो चाहे जॉइंट फैमिली हो या न्यूट्रल फैमिली हो, बच्चों के ऊपर ध्यान देना दोनों के में आकार में जरूरत पड़ता है कि दोनों में जो है बच्चे के विकास पे ध्यान दिया जाए। अब आइए अब हम देखेंगे विद्यालय की क्या भूमिका होती है, स्कूल की क्या भूमिका होती है बच्चे के डेवलपमेंट में, सामाजिक डेवलपमेंट में। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं बच्चे को पे जो है स्कूल के डेवलपमेंट का असर बहुत पड़ता है, स्कूल का, उसके टीचर का, इस सब का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो क्या है विद्यालय के बालक के व्यक्तित्व विकास में भूमिका। स्कूल से संबंधित अनेक कारकों का प्रभाव बालक के विकास में पड़ता है। उदाहरण के लिए कक्षा, अब इसमें क्या क्या पड़ेगा तो इस क्लास का कैसा वातावरण है, टीचर्स कैसे हैं, डिसिप्लिन कैसा है, स्कूल में पक्षपात होता है या नहीं, शैक्षिक उपलब्धि क्या है बच्चे की, बच्चे का एकेडमिक में बहुत अच्छा है तो सब लोग तारीफ करते हैं तो उसका असर पड़ेगा, अगर बहुत बुरा है तो उसका भी असर पड़ेगा क्योंकि सब लोग उसको बुरा बोलेंगे। तो ये सारे कारक जो हैं स्कूल की तरफ से निकल कर आते हैं जो बच्चों पे इम्पैक्ट डालते हैं। दूसरा क्या है बालक और बालक का चरित्र, विद्यालय और बालक का चरित्र। स्कूल बच्चे का जो चाइल्ड कैरेक्टर जो होता है, बच्चे का कैरेक्टर जो होता है वो स्कूल के से ही जो है निर्माण होता है, ये बोल सकते हैं। परिवार के बाद स्कूल का बालक के नैतिक और चारित्रिक विकास पर महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव पड़ता है। स्कूल के शिक्षक, सहपाठी और वातावरण आदि सभी बालक के नैतिक विकास में कुछ योगदान अवश्य देते हैं। स्कूल में बालक के पाठ्यक्रम और अनुशासन का भी उसके नैतिक मूल्यों के विकास पर महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव पड़ता है। जिस स्कूल का सामान्य अनुशासन और व्यवस्था ठीक होता है वहां पढ़ने वाले बालकों को चारित्रिक विकास के लिए सुंदर वातावरण मिलता है। तो बच्चों के चारित्रिक विकास के लिए जो है एनवायरनमेंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और विद्यालय का, स्कूल का क्या एनवायरनमेंट है, शिक्षक वहां पे कैसे हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, इस सब का जो असर है बच्चों के चरित्र पे, कैरेक्टर पे पड़ता है। विद्यालय और सामाजिक विकास, स्कूल एंड सोशल डेवलपमेंट। स्कूल में शिक्षक और बालक के मित्र भी बालक के सामाजिक विकास में योगदान देते हैं। स्कूल में बालक को अपनी आयु के अनेक बालकों के साथ बैठने और सीखने का अवसर मिलता है, बल्कि उसे बड़े बच्चों के सामाजिक अनुभव सुनने और सामाजिक व्यवहार को देखने का अवसर भी मिलता है। अगर देखा जाए तो घर में तो बच्चा सामाजिक होना स्टार्ट करता ही है, लेकिन घर के बाद जो सबसे ज्यादा बच्चा सोशल होता है वो स्कूल में होता है। स्कूल में एक दो लोग नहीं रहते हैं, उसके शिक्षक रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, उसके अपने फ्रेंड्स रहते हैं, सेम एज ग्रुप के बच्चे रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, तो सभी से जो है बच्चे को सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर स्कूल में जो है बच्चों की सामाजिकता जो है हर तरफ से डेवलप होती है, चाहे गलत भी हो सकती है अगर एनवायरनमेंट खराब हो तो, और सही हो तो सही तरीके से भी होती है। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।